गुड मॉर्निंग बच्चों। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। हमारा आज का उन्वान है प्रेमचंद की नोवेल निगारी। उनकी नोवेल निगारी को पढ़ने से पहले कुछ हम उनकी हयात, उनकी ज़िंदगी पर चर्चा कर लेते हैं, उनकी थोड़ी बायोग्राफ़ी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रेमचंद बनारस के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में पैदा हुए। ये अपने गांव के कायस्थ श्रीवास्तव घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद का नाम अजायब लाल था, मुंशी अजायब लाल नाम से वो मशहूर थे। इनके वालिद डाक खाने में मुंशी के पद पर पदस्थ थे, या यूँ कह लीजिए कि वो मुंशी के पद पर काम करते थे। और प्रेमचंद जब कम उम्री में ही थे तब इनके वालिद ने इन्हें रिवाज के मुताबिक अरबी व फ़ारसी ज़बान सीखने के लिए मौलाना साहब के पास में भेज दिया था। गांव के मौलवी से इन्होंने अरबी व फ़ारसी सीखी। इनको बचपन से ही लिखने का शौक़ था। ये आम बच्चों की तरह अपने गांव में खेल में भी बड़े माहिर थे। इनका जो फेवरेट खेल था, जो इनका पसंदीदा खेल था, वो गिल्ली डंडा था। इन्होंने अपने अफसाने गिल्ली डंडे में अपने बचपन के दोस्त गया का भी जिक्र किया है। देखिए, इनके बहुत से अफसाने इनके बहुत से अफसाने लिखे गए, और इन्होंने अपने जितने भी अफसाने लिखे वो देहात के रहने वाले थे। इस वजह से इन्होंने देहाती ज़िंदगी, किसान के जज्बात, देहाती ज़िंदगी और देहात के एहसासात को अपने अफसानों और अपने नोवेलों में उतारा। इन्होंने उर्दू अदब में बड़े ही ज़ोहर दिखाए। उर्दू अदब में को इन्होंने बहुत से अफसाने और बहुत से नावल दिए, और अपने नोवेलों का ज़ोहर उर्दू अदब में इन्होंने अपनी मरते दम तक दिखाया। इनका सबसे पहला अफसाना 1904 ईस्वी में शाये हुआ, जिसका उन्वान था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और इनके अफसानों का जो पहला मजमुआ था वो था सोजे वतन, जो 1908 ईस्वी में शाये हुआ। इस अफसाने को अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। हालांकि इस अफसाने में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इनके दोस्तों ने इन्हें समझाया कि पहले अपने अफसाने लिखने के बाद में अंग्रेज़ी हुकूमत से पास करवा लिया करें। देखिए, इन्होंने नोवेल के फ़न में भी बहुत ही तिबे आजमाई की, और नोवेल के फ़न को भी बामे अरूज पर पहुंचाने में इन्होंने बड़ा ही अहम रोल अदा किया। इन्होंने, हम यूँ कह सकते हैं कि उर्दू अदब में अफसाना निगारी की बाकायदा शुरुआत भी प्रेमचंद से होती है, और उर्दू अदब में नोवेल निगारी को भी रिवाज को आगे बढ़ाने में प्रेमचंद का अहम रोल है। देखिए, इनका जो पहला नोवेल है वो असरार माबूद है, जो इन्होंने 1903 ईस्वी में शाये किया। नोवेलों में भी इन्होंने किसान और देहाती ज़िंदगी को इसमें शुमार किया है अपने नोवेलों में। और इनका आखिरी नोवेल जो गोदान लिखा गया वो 1936 ईस्वी में इनके मरने से पहले लिखा जा चुका था। इसी के साथ इनका आखिरी एक अफसाना भी लिखा गया जो कफन के उन्वान से लिखा गया था। इनका जो अफसानवी मजमुआ है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं।
इनका एक 2 अफसानवी मजमूए खाके परवाना व ख्वाब व ख्याल 1928 ईस्वी में लिखा गया। एक और फिरदौश ख्याल नाम से मजमुआ अफसानों का 1929 ईस्वी में लिखे गए। इनके मरने के बाद में भी 2 अफसाने और लिखे गए जो इनके इंतकाल के बाद में लिखे गए। 1937 ईस्वी में दूध की कीमत और 1938 ईस्वी में वारदात लिखे गए। ये इनके मौत के बाद के अफसानवी मजमूए थे और ये इनके आखिरी अफसानवी मजमूए थे। इनके नोवेल भी बहुत से मशहूर नोवेल हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनकी नोवेल निगारी में भी हम इनके मशहूर नावल की चर्चा करेंगे। इनके मशहूर नोवेलों में जैसे एक हमने जाना गोदान के अलावा अशरार माबूद, चौगाने हस्ती और भी बहुत से, जैसे बेवा हमारे निशाब में शामिल है BA पार्ट सेकेंड ईयर की किताब में। तो चलिए हम इनकी नोवेल निगारी पर आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने इनके बारे में शॉर्ट में जाना, इनकी ज़िंदगी के बारे में जाना। अब हम इनकी नोवेल निगारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो आगे कंटिन्यू चलते हैं। बच्चों, पीछे हमने जैसा कि चर्चा किया कि उर्दू नोवेल में प्रेमचंद की बारे में हमने चर्चा की, उनकी अहमियत पर जाना। देखिए, हम जानते हैं कि उर्दू नावल का अगर हम तारीख़ उठाकर देखेंगे उर्दू नावल की, तो हमें पता चलता है कि उर्दू नावल का संगे बुनियाद तो मौलवी नज़ीर अहमद की मुबारक हाथों से ही पढ़ चुकी थी जब उन्होंने 1869 ईस्वी में अपनी यादगार तसनीफ़ मीरातुल अरूस मुकम्मल की। लेकिन इस इमारत को उठाने और इसे काबिल रस्क बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे अजीम फ़नकार की ज़रूरत थी जो इस सन्फ़ में जान डाल दे और जो उर्दू नावलों को आलमी अदब के सहपारों के हम पल्ला बना दे। आखिरकार प्रेमचंद ने ये कारनामा अंजाम दिया। प्रेमचंद का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने आम इंसान, किसान, बल्कि ख़ास तौर से हम ये जानते हैं कि किसान को अपना जो नोवेल हैं उनका हीरो माना या बनाया। इनसे पहले हमारे अफसानवी अदब में तिलिस्म, होशरुबा के उमर व अय्यार, बागो बहार के चार दरवेश, सरसार के आज़ाद व खोजी वो किरदार हैं जो हमारी इस हकीकी दुनिया से बहुत दूर के लोग नज़र आते हैं। प्रेमचंद ने पहली बार आम आदमी यानी गरीब तबके के लोगों और किसानों को अपने नावलों में मरकज़ी जगह दी। एक नकाद ने कहा है कि प्रेमचंद ने आम इंसान को शहजादों से बढ़कर हुस्न और परिस्तान की परियों से ज़्यादा दिल नवाजी बख्शी है। प्रेमचंद ने देहात और देहात के मशाइल पर कलम उठाया। उनसे पहले किसी हिंदुस्तानी गांव का ज़िक्र होता था तो इस तरह जैसे शायर की या शायर शायरी कर रहा हो। मतलब ये कि गांव के सिलसिले में ये ख्याल आम था कि वहाँ लहलहाते हुए खेत हैं, लेकिन गांव की ये फ़र्जी तस्वीर खींचने वाले वो अहले कलम थे जिन्होंने कभी गांव को दूर से भी नहीं देखा था। और प्रेमचंद गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपने नोवेलों में किसानों के पसीनों की बूबास डाल दी और अपने नोवेलों में किसान को शहजादा बनाकर, अपनी कहानियों में गरीब तबके को शहजादा बनाकर उतारा। चलिए तो प्रेमचंद की नावल निगारी की खूबियों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेमचंद ने नोवेल निगारी में, उर्दू नोवेल निगारी में क्या क्या जौहर दिखाए, क्या क्या तिलिस्म दिखाए। प्रेमचंद ने
नावल और अफसाने की दुनिया में बहुत नाम रोशन किया, जबकि प्रेमचंद से पहले नज़ीर अहमद, सरसार और मिर्ज़ा रुस्वा उर्दू में नावल लिख चुके थे, लेकिन जो फ़न प्रेमचंद ने दिखाया वो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। हम जानते हैं कि प्रेमचंद ने जो फ़नकाराना महारत दिखाई है अपने नावलों में, वैसी फ़नकारी, वैसी अदबियत, वैसी जो होनहारी है वो और किसी नावलों में नहीं दिखाई देती और किसी नावल निगार में नहीं दिखाई देती। प्रेमचंद ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उर्दू नॉवेल या उर्दू अदब को हकीकत या असलियत से आशना कराया। यानी जो फर्जी किस्से लिखे जाते थे, जो हकीकत में सही नहीं समझे जाते थे, उनकी बजाय इन्होंने अपने नॉवेलों में असल किस्सों को जगह दी, हकीकत को जगह दी और इन्होंने गरीब तबके के जज्बात को अपने नॉवेलों, अपनी तहरीरों में उजागर किया। तो इनके नॉवेल निगारी की खासियत से हम चलते हैं कि इनके नॉवेल निगारी की क्या खासियत है। पहला, प्लाट, कि इनका प्लाट कैसा होता है, यानी इनके नॉवेलों का जो प्लाट है वो किस तरह का है। प्लाट की तैयारी प्रेमचंद खास तवज्जो देते थे, मतलब प्लाट की तैयारी करते थे। यानी किसी किस्से को तरतीब देना हो तो उसको तैयारी करके दिया जाएगा, अगर उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाएगा तो किस्सा वजूद में आने से पहले ही या किस्से को लिखने में बड़ी ही दिक्कतें पेश आती हैं। इसके अलावा किसी किस्से को लिख भी दिया जाए तो वो किस्सा कामयाब किस्सा नहीं कहलाएगा। तो देखिए, प्लाट की तैयारी पर प्रेमचंद ख़ास तवज्जो देते थे। वो खूब जानते थे कि फ़न नावल निगारी के मुतालिबात क्या है। उन्हें पूरी तरह एहसास था कि प्लाट नावल की रीढ़ की हड्डी है, ये ना हो तो नावल की इमारत उठ ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने अपने हर नावल के प्लाट का मंसूबा पूरे गौर व फिक्र के साथ तैयार किया। गोदान, मैदाने अमल, चौगाने हस्ती के प्लाट निहायत चुस्त और सुडौल है। दूसरा है प्रेमचंद की किरदार निगारी। प्रेमचंद ने जो किरदार अपने नॉवेलों में पेश किए हैं उनमें जानदार सिफ्त रखने वाले सारे किरदार जो भी हैं वो जानदार सिफ्त रखते हैं, यानी हमें जानदार लगते हैं। किरदार निगारी फ़िक्शन की रीढ़ की हड्डी है। नावल व अफसाना इंसान की सरगजस्त है और इस सरगजस्त को मरकज़ बनाकर फ़नकार हमें सारी कायनात की शेर करा देता है। प्रेमचंद ने आम इंसानों के मजमूए से ऐसे जीते जागते किरदार वजी किए हैं कि कारी एक बार उनके बारे में पढ़ ले तो सारी ज़िंदगी उन्हें भुला नहीं सकता। होरी, गोबर, सकीना, अमरकांत, नमक का दारोगा और बेशुमार ऐसे जिंदा जावेद किरदार हैं जो रह रह कर हमें याद आते हैं और महसूस होता है कि हमने इनके बारे में सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि इनसे मिले हैं और इनके साथ रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी फ़िक्शन को लिखने के लिए उसमें सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है किरदार। किरदार निगारी फ़िक्शन की रीढ़ की हड्डी होती है, या यूँ कह सकते हैं
कि किसी नोवेल में अगर रूह डालनी है तो किरदारों को जीते जागती ज़िंदगी से मुतालिबात करके या उनसे मुशाबा करके हमें पेश करना पड़ता है। तो इसी तरह से प्रेमचंद ने भी अपने नोवेलों में बड़ी ही जानदार तस्वीर कशी की है। किसी नावल में अगर किरदार पेश किया जाए तो वो जानदार हमें लगना चाहिए। अब देखिए अगला जो हिस्सा है वो है मकालमा। जैसा कि हमने पिछले उसमें नोवेल निगारी के फ़न में पढ़ा था कि अगर मकालमे सही ढंग से नहीं लिखे हुए हों, अगर डायलॉग्स, हमने जाना कि अगर किसी फिल्म में डायलॉग्स अच्छे ना हो तो बोरियत का एहसास होता है। इसी तरह से किसी नोवेल में अगर मकालमे अच्छी तरह से नहीं पेश किए गए हों, यानी कि मकालमे को पेश करने की पहली शर्त क्या होती है कि जो किरदार उस मकालमे को अदा कर रहा है वो उसके मुताबिकत होने चाहिए। तो इसी तरह से प्रेमचंद ने हूबहू ऐसी ही तस्वीर जो किरदारों की उतारी है, उसके मुंह से वैसी ही हकीकी बात पेश करवाई है, वैसी ही बात कहवाई है जो उस किरदार पर पूरी तरह से शूट करती हो। तो देखिए किरदार निगारी प्रेमचंद ने किसान और देहात की ज़िंदगी को नावल का अहम मौजू बनाया और उनमें जो किरदार पेश किए वो समाज से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बातचीत, रहन सहन, सारी चीज़ें उस किरदार के मुताबिक हैं। प्रेमचंद की मकालमा निगारी दूसरे नावल निगारों से इम्तियाज़ हासिल करती है, यानी मुमताज़ है। प्रेमचंद ने जिस मसले को पेश करना चाहा उसको किरदार निगारी से नहीं बल्कि मकालमे से ही पूरी तरह पेश कर दिया। बेवा के मकालमे इस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। अगला जो हमने जाना था कि प्रेमचंद की नावलों की सबसे अहम खासियत है वो ये है कि अपने नोवेलों में वो हकीकत का रंग डालते हैं, हकीकत पेश करते हैं। तो इनकी प्रेमचंद की अगली जो खासियत है वो है हकीकत निगारी। ये प्रेमचंद के नावल की सबसे अहम खसूसियत है। इन नावलों में हर नक्शा हकीकी नज़र आता है, यानी इन्होंने जितने भी नोवेल लिखे उनका नक्शा हकीकी नज़र आता है, असल नज़र आता है। वो हमेशा हिंदुस्तानी देहात पर तवज्जो देते हैं। जिन मसाइल को पेश करते हैं वो समाज की अहम बीमारी होती है। प्रेमचंद ने गरीबों के बीच रहकर उनसे नाता जोड़ा और उनके मसाइल को समझा। किसानों और मज़दूरों के पसीने की बूबास इनके नावलों और अफसानों में पूरी तरह से बसी हुई है। हम चर्चा भी कर चुके हैं कि ये किसानों की पसीनों की खुशबू अपने नोवेलों में डालते हैं। अगला है इनकी सादा निगारी, यानी एकदम सादा सलीस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो सादा निगारी को प्रेमचंद ने हकीकत व असलियत की तस्वीर कशी के लिए इस्तेमाल किया। मतलब ये कि उन्होंने हकीकी और असली ज़िंदगी की सीधे सादे लफ्ज़ों में जीती जागती तस्वीर उतार दी। यही वो शिफ्त है जिसने उनकी तहरीरों में जादू का सा असर पैदा कर दिया। यानी इनके जो फ़न के तिलिस्म हैं, नोवेल निगारी के तिलिस्म हैं उर्दू अदब में, उनको इन्होंने अपनी सादा निगारी से पेश किया है। नज़ीर अहमद इस्तियारा व तस्बीह के इस्तेमाल और शीरी बयानी को हद से ज़्यादा अहमियत देते थे, इसलिए उनकी नस्र व तशना पैदा हो जाता था। इसके बरअक्स प्रेमचंद की ज़बान सादा, बेतकल्लुफ़ और फितरी है। अपनी तसनीफ़ी ज़िंदगी के आखिरी दौर में वो बेहद दिलकश और रवां ज़बान लिखने लगे थे। गोदान इसकी बेहतरीन मिसाल है।
हमने जाना कि गोदान इनका आखिरी नोवेल भी है, 1936 में लिखा गया। अगला है परवाज़े तख़ील और अमीक फ़िक्र, यानी गहराई तक की गहरी फ़िक्र और ऊंची सोच, ये भी इनकी ख़ास बात है। यानी परवाज़े तख़ील से मुराद है ऊंची सोच और अमीक फ़िक्र से मुराद है गहरी फ़िक्र। तो देखिए, प्रेमचंद ज़बान व बयान के साथ प्लाट और किरदार निगारी में इस्लाह मुआशरे पर ज़ोर देते हैं और इस अंदाज से इंसान को बेनकाब करते हैं कि जहाँ तक किसी का ख्याल नहीं पहुँचता, जैसे बेवा, औरतों की हालत पर रहम, किसानों पर जुल्म और समाजी खराबियों का नक्शा, ये प्रेमचंद के ही ख्याल और फ़िक्र की गहराई है कि आज प्रेमचंद के नावल बेमिसाल अहमियत रखते हैं। बहरहाल ये एक हकीकत है कि प्रेमचंद ने 21वीं यकसवी के साथ एक अरसे तक फ़िक्शन को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया और सदियों तक अमर रहने वाले कई नावलों से उर्दू अदब का दामन वसी किया, उर्दू अदब को आसना किया। तो जैसा कि हमने जाना प्रेमचंद की नोवेल निगारी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपने नोवेलों में किसानों और गरीबों की ज़िंदगी को पेश किया और अपने नोवेलों का हीरो बनाकर छोड़ा। तो आगे हम कल इनके नोवेलों के, जो इनका नोवेल हमारे निशान में शामिल है बेवा, उस पर चर्चा करेंगे कि बेवा नावल के कुछ मरकज़ी किरदार पर चर्चा करेंगे, उसका तनकीदी जायज़ा करेंगे। शुक्रिया।